हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रेविटी ट्यूटोरियल्स। और ये रोटेशनल डायनामिक्स का पार्ट नंबर 2 है और इस पार्ट में हम टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग स्टडी स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले पार्ट से, जो कि है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में वो क्या बता रहा है, रोटेशन और रिवॉल्यूशन में का डिफरेंस हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। ड्यूरिंग रिवॉल्यूशन द ऑब्जेक्ट अंडरगोस सर्कुलर मोशन अबाउट अ पॉइंट आउटसाइड द ऑब्जेक्ट। पॉइंट कहाँ पे होगा? आउटसाइड द ऑब्जेक्ट होगा। और दूसरा, ड्यूरिंग रोटेशन द मोशन इज अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द ऑब्जेक्ट। तो दो चीजों में क्या डिफरेंस है? जैसे आपको पता है अर्थ सन के अराउंड क्या करती है? रिवॉल्व करती है, कुछ इस तरह से रिवॉल्व करती है, इसको हम रिवॉल्यूशन कहते हैं। और जब रिवॉल्व कर रही है तो ये जो सेंटर है ना, ये हमारे सर्कुलर पाथ के या ऑब्जेक्ट के बाहर लाई कर रहा है। जबकि इसके अपोजिट अगर आप देखोगे, रोटेशन का मीनिंग अगर आपको समझना है, जैसे आपने एक व्हील ले लिया और उसको कुछ इस तरह से आप घुमा रहे हो, रोटेट कर रहे हो, उस केस में जो सेंटर होगा या फिर एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट के आर पार जाएगा। तो कुछ इस तरह से ऑब्जेक्ट के आर पार एक्सिस जा रहा है आपका, और इस एक्सिस के अबाउट ही आपका ऑब्जेक्ट घूम रहा है। तो अगर कुछ इस तरीके से हो रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं? रोटेशन। तो जैसे अर्थ भी कुछ इस तरह से घूमती है, किसके अबाउट? एक्सिस के अबाउट। और एक्सिस कहां से गुजरता है वो? तो अर्थ के सेंटर में से होके गुजरता है। उसके अबाउट अर्थ जब घूमती है तो उसको हम रोटेशन कहते हैं। और जब सन के अबाउट घूमती है उसको हम क्या कहते हैं? रिवॉल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट हम जान लेते हैं यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सर्कुलर मोशन की क्या खासियत है या रोटेशनल मोशन की क्या खासियत है, ये यहाँ पे हम समझ लेते हैं। तो उसकी पहली स्पेशलिटी है एक्सेलरेटेड मोशन। मतलब सर्कुलर मोशन हमेशा क्या होता है? एक्सेलरेटेड मोशन होता है। एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब हमें पता है कि जब भी ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन लाना होता है तो क्या जरूरी हो जाता है? तो एक्सेलरेशन तो हमेशा फोर्स की वजह से आता है, तो फोर्स लगाना जरूरी है। इसका मीनिंग क्या होगा कि सर्कुलर मोशन मेंटेन करने के लिए क्या जरूरी है? तो एक फोर्स जरूरी है, जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स करके स्टडी करते हैं। तो जैसे देखो, अर्थ अभी रिवॉल्व कर रही है सन के अराउंड। क्या सन नहीं होता तो अर्थ रिवॉल्व करती क्या? तो नहीं, कोई भी ऑब्जेक्ट बिना फोर्स के रिवॉल्व नहीं कर सकता। यहाँ पे सन ही है जो अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा है। कौन सा फोर्स लगा रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। और उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या हो रहा है कि अर्थ गोल घूम रही है। अगर सन नहीं होता तो अर्थ कैसे चलती? स्ट्रेट लाइन में चलती। तो इसीलिए सर्कुलर मोशन किसका एग्जांपल है? एक्सेलरेटेड मोशन। फोर्स लगना चाहिए कंटिन्यूअसली। किस तरफ लगेगा, इसके बारे में हम आगे के पार्ट में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन का मतलब क्या होता है? तो जिस तरह से क्लॉक का पेंडुलम चलता है। क्लॉक का पेंडुलम कैसे? तो अगर आपने किसी बड़ी सी क्लॉक में पेंडुलम देखा होगा जिसमें ऐसे ऐसे पेंडुलम घूमता है, तो वो पीरियडिकली या टाइमली अपने सेम पोजीशन पे आ जाता है। जैसे मान लो एक टॉप मोस्ट पोजीशन से स्टार्ट किया, एक सेकंड बाद दूसरी पोजीशन पे पहुंचता है और दूसरे सेकंड बाद वापस यहां पे पहुंच जाएगा। तो बताने का मतलब यह है कि हर एक सेकंड बाद ये यहीं पे होगा। एक सेकंड गया और एक सेकंड में वापस आ गया। हर एक सेम टाइम के बाद, सेम टाइम यहाँ पे फिक्स टाइम क्या है? 2 सेकंड। इसको, इस टाइम को हम पीरियड ऑफ मोशन भी कहते हैं। तो पीरियड के बाद, एक टाइम पीरियड के बाद मेरा ऑब्जेक्ट क्या होगा? जहां से स्टार्ट किया ना वहीं पे पहुंच जाएगा। मान लो यहां से स्टार्ट किया आपने, तो कुछ इस तरीके से जाएगा, फिर ऐसा वापस आएगा और ऐसा वापस आ जाएगा। और ऐसा एग्जैक्टली कितने टाइम बाद होगा? 2 सेकंड के बाद। तो ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं? पीरियोडिक मोशन। जैसे वापस से अर्थ का एग्जांपल ले लेते हैं। यहां से अगर अर्थ स्टार्ट की तो 365 दिन या फिर 1 साल के बाद क्या होगा? जहां से शुरुआत की वही पहुंच जाएगी। तो इसको हम, इस तरह के मोशन को हम क्या कहते हैं? इसको हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। उसी तरह से ये 365 डेज जो होगा वो क्या होगा? पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कहलाएगा। तो यहाँ पे हमने 2 स्पेशलिटी पढ़ ली। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगे सर्कुलर मोशन के? तो एक तो एक्सेलरेटेड मोशन होगा, दूसरा पीरियोडिक। एक सेम टाइम के बाद वापस मेरा ऑब्जेक्ट उसी जगह पे आ जाएगा। हर बार 1 साल के बाद अर्थ इसी जगह पे आएगी, वापस 1 साल के बाद इसी जगह पे आएगी। हमेशा सेम पोजीशन पे पहुंचेगी, सेम या फिक्स पीरियड के बाद। नेक्स्ट हमें इसमें पढ़ना है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स मतलब हम उससे रिलेटेड इक्वेशन स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तो आप लोगों ने 11th क्लास का अगर बेसिक देखा होगा, तो 11th क्लास के बेसिक्स में हम ये पढ़ने की कोशिश कर रहे थे कि वेलोसिटी क्या होती है। तो पहली चीज हमने उस केस में पढ़ी थी पोजीशन क्या होता है। पोजीशन को हम एस से डिनोट करते हैं। पोजीशन मतलब क्या? एक रेफरेंस से कितना दूर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। जैसे तहसील ऑफिस से सब्जी का मंडी कितना दूर है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? सब्जी मंडी की पोजीशन। किसके रिस्पेक्ट में? तहसील ऑफिस के रिस्पेक्ट में। इस तरह से हम पोजीशन या डिस्टेंस भी गिनते हैं।
अब आपने पढ़ा होगा कि वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। एक ऑब्जेक्ट अपनी जगह कितनी तेजी से बदल रहा है उसी को हमने क्या कहा है, वेलोसिटी। एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या पढ़ा था, एक्सेलरेशन मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कितनी तेजी से वेलोसिटी चेंज हो रही है उसी को हमने एक्सेलरेशन कहा था। और यही टर्म्स बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही हम अप्लाई करेंगे सर्कुलर मोशन में। सिमिलर आइडियाज यहां पे कंस्ट्रक्ट करेंगे, थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा। जैसे देखो, जब हम स्ट्रेट लाइन में चलते हैं तो डिस्प्लेसमेंट कैसे बताते हैं, मीटर्स में गिनते हैं, पर जब गोल घूमेंगे तो उस केस में हम मेजरमेंट मीटर्स में नहीं बताते, किस में बताते हैं, तो पहले तो हमने एंगल की मेजरमेंट गिनी होगी डिग्रीज में। एंगल कैसे गिनते थे, 90 डिग्रीज मतलब राइट एंगल होता है कुछ इस तरह से, या फिर यहां से स्टार्ट किए उल्टी जगह पे पहुंच गए तो कितना होता है 180 डिग्रीज। यहाँ पे हम एक अलग यूनिट यूज करेंगे जिसको हम कहेंगे रेडियंस। तो यहाँ पे हमें बेसिकली डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या मेजर करना है, कुछ इस तरह से मेरा ऑब्जेक्ट चला तो मैं क्या बोलूंगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। नाम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट के साथ यहाँ पे एंगुलर वर्ड को जोड़ देंगे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिनोट किससे करेंगे, थीटा से। और ये क्या होगा, तो ये सारे क्वांटिटीज, जैसे ये क्वांटिटीज भी वेक्टर थे, इसको भी आप फिलहाल वेक्टर समझ सकते हो। तो क्लास 12 के लिए जो भी हम स्टडी करेंगे इस केस में हम इनको वेक्टर समझ के ही काम चला लेंगे। तो ये जो है थीटा क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये एक वेक्टर होगा। नेक्स्ट इसको अगर हम डेरिवेट करेंगे, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये इसके जैसा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को अगर उसका डेरिवेटिव निकालो तो क्या आता है, वेलोसिटी। इस केस में क्या निकल आएगा, वेलोसिटी की जगह वर्ड चेंज कर देंगे, क्या बोलेंगे, एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ पे आप डेफिनेशन देख सकते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन, इसको हमने क्या कहा है, एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की तरह ही क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। और एंगुलर वेलोसिटी को हम कैसे बताते हैं, तो उसके लिए हम राइट हैंड थंब रूल से इसको एक्सप्रेस करते हैं। जैसे मान लो कुछ इस तरह से मेरा ऑब्जेक्ट घूम रहा है, तो ये किस तरफ जा रहा है ये हम कैसे बताएंगे, तो इसको बताएंगे इस तरह से हम रोटेट कर रहे हैं तो उस डायरेक्शन में हम फिंगर्स को कर्ल कर लेंगे। और थंब किसकी डायरेक्शन बताएगा, तो वो एंगुलर मोशन की डायरेक्शन बताएगा। तो इसको स्क्रू रूल भी कहा जाता है। अगर आप ऐसे वाइंड करोगे तो स्क्रू क्या होता है, इस डायरेक्शन में चलता है, तो हम कहेंगे ऐसे चलाओगे तो ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जाएगा, उसकी वेक्टर डायरेक्शन ये हो जाएगी। ऑब्जेक्ट भले ही घूम ऐसे रहा है पर उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ऐसे। तो आप इसको कह सकते हो अलोंग द एक्सिस, ऐसे घूम रहा था आपका ऑब्जेक्ट, एक्सिस ये था, ये एक्सिस के अबाउट घूम रहा था, तो आपका डायरेक्शन कौन सा हो जाएगा, ये डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में मेरा ऑब्जेक्ट चल रहा है, राइट हैंड थंब रूल से मैंने वो बताया। नेक्स्ट हमने देखा कि यहाँ पे अगर हम वेलोसिटी को डेरिवेट कर देते हैं तो क्या आ जाता है, डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या मिलता है हमें, एक्सेलरेशन। सिमिलरली यहाँ पे हमने किसको डेरिवेट किया है, इस चीज को, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को डेरिवेट करेंगे तो क्या आएगा, एक्सेलरेशन, पर किस तरह का एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ज्यादातर टर्म्स में हम एक्स्ट्रा चीज ऐड कर दी, एक वर्ड ऐड कर दिया, एंगुलर। ये इसके एनालॉगस है, सिमिलर है, बस एंगुलर वर्ड हम इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे एक फॉर्मूला भी हमें स्टडी करना है, वो फॉर्मूला है वेलोसिटी इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस आर। यहाँ पे ओमेगा ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, आर ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है ही है। तो इसका एग्जाम्पल बताने के लिए देखो, जैसे मान लो आपने घड़ी का कांटा देखा होगा, घड़ी का कांटा कुछ इस तरीके से घूमता है, ऐसे 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 गोल घूम रहा है। अब मुझे बताना है कि ये पॉइंट की वेलोसिटी ज्यादा है या ये पॉइंट की वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में पहला सवाल तो ये हो जाएगा, कौन सी वेलोसिटी, क्योंकि दो तरीके की वेलोसिटी है, एक तो लीनियर वेलोसिटी यहां पे जो हमने स्टडी की, दूसरी क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। तो अभी आप देख सकते हो ये घड़ी का कांटा अगर कुछ इस तरीके से घूम रहा है तो सारे के सारे उसके सारे के सारे पार्ट क्या कर रहे हैं, एक साथ चल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि सारे एक साथ घूम रहे हैं, सेम स्पीड से घूम रहे हैं। कौन सी वेलोसिटी सेम है इनकी, एंगुलर वेलोसिटी। ये सारे के सारे एक साथ सेम एंगल काट रहे हैं। पर अगर उनकी लीनियर वेलोसिटी देखी जाए तो आपको दिखाई देगा यहां से यहां जब चले तो ये वाला पार्ट तो थोड़ा सा ही चला, कितना सा चला, यहां से यहां तक आया, थोड़ा सा चला, और ये वाला पार्ट को ज्यादा चलना पड़ा। तो इसकी लीनियर वेलोसिटी ये वाले पार्ट की क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, जबकि जो पॉइंट मेरे सेंटर के पास में है उसकी लीनियर वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे हम यही लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी को रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। उस रिलेशन में क्या आ रहा है, बीच में रेडियस आ रहा है। तो देखो जो जितने ज्यादा दूर होगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी।
मतलब ये पास वाला जो पॉइंट है ना, अभी मान लो मेरा चौक यहां से यहां घुमा 1 सेकंड में, तो ये दूर वाला पॉइंट है ना, यहां से लेके यहां तक चला, काफी तेजी से चला होगा 1 सेकंड में, कंपेयर टू ये पास वाला पॉइंट। देखो ये वाला पॉइंट क्या होगा, थोड़ा सा ही चला, बिल्कुल थोड़ा सा, एंगल तो उसने सेम कवर किया पर डिस्टेंस बहुत थोड़ा सा कवर किया। इसका मतलब उसकी लीनियर वेलोसिटी क्या हुई होगी, कम रही होगी। और लीनियर वेलोसिटी किससे रिलेट हो रही है मुझे समझ में आ रहा है, तो जो सेंटर के पास में है ना उसको कम चलना पड़ रहा है, जो एग्जैक्टली सेंटर पे होगा ना वो तो सिर्फ ऐसी अपनी जगह पे गोल घूमेगा, उसको तो चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जो सेंटर से दूर है उसको ज्यादा चलना पड़ रहा है। तो वेलोसिटी भी उसकी ज्यादा है और डिस्टेंस भी ज्यादा है, तो वेलोसिटी डिस्टेंस से रिलेटेड है। ये हमने फॉर्मूला बता दिया, वेलोसिटी इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस आर, कुछ इस तरीके से बता दिया। और इसको भी आप वेक्टर से बता सकते हैं। अगर मान लो ओमेगा, जैसे हमने प्रीवियस केस में इधर बताया था, इधर है मान लो ओमेगा, और रेडियल वेक्टर हम ड्रॉ कर रहे हैं, मान लो वो इस डायरेक्शन में, तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी ये हम बता सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी, ओमेगा क्रॉस आर, कुछ इस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी होगी। तो इसको हम डिटेल में आगे में पढ़ेंगे जब इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन हमें बतानी होगी कि ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में जाएगा। एक डिस्क पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट अगर फ्लाई आउट करता है तो किस डायरेक्शन में जाता है, उसकी जब हम स्टडी करेंगे तो मैं इसकी डायरेक्शन आपको और भी अच्छे से समझा के बता दूंगा। फिलहाल आप इतना ध्यान में रखो कि ओमेगा की डायरेक्शन आप राइट हैंड थंब रूल से देते हो, वैसे ही सारी जगह पे ये क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन भी आप उसी तरह से राइट हैंड थंब रूल से ही बताई जाती है। तो अभी यहां पे हमने सीख लिया कि पीरियोडिक मोशन होने की वजह से इसका मतलब, जैसे अर्थ 365 डेज लेती है, उसको हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड, पीरियड ऑफ मोशन। तो यहां पे हम एक नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर पीरियड किसी चीज का t है और उसकी फ्रीक्वेंसी n है, तो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से दिया जाता है, 2 पाई बाय टी या फिर 2 पाई ईटा। ये ईटा ही फ्रीक्वेंसी है। इसका मीनिंग हमें समझना है। देखो मान लो जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट है जो 1 सेकंड में एक सर्कल कंप्लीट कर रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, 1 सेकंड वाले वक्त को क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं पीरियड। इसका इनवर्स होता है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी जो होता है ना वो 1 अपॉन पीरियड होता है। इसका मीनिंग क्या होगा, तो 1 अपॉन पीरियड मतलब 1 सेकंड में वो कितने सर्कल कंप्लीट कर लेगा। तो जैसे अब मेरा ऑब्जेक्ट क्या कर रहा था, 1 सेकंड में एक सर्कल कंप्लीट कर लेता, 1 सेकंड में वापस सवाल वैसे ही रिवर्स हो जाएगा, 1 सेकंड में कितने सर्कल कंप्लीट कर रहा है, तो एक। तो अगर टाइम पीरियड 1 रहा तो क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी भी 1 हो जा रही है। पर अभी अगर वैल्यूज अगर मैं चेंज कर दूं, मान लो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन 0.5 सेकंड है, 0.5 सेकंड में एक सर्कल कंप्लीट, दूसरा सर्कल कंप्लीट करने के लिए और 0.5 सेकंड, 0.5 प्लस 0.5 क्या आ रहा है, 1 हो रहा है। तो 1 सेकंड में कितने सर्कल कंप्लीट कर रहा है वो, तो यहां पे फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 2। तो इस तरह से अगर पीरियड मैंने आधा कर दिया तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जा रही है, डबल हो जा रही है। पीरियड 1/3 कर देता तो फ्रीक्वेंसी भी 3 टाइम्स हो जाती। तो उल्टे उल्टे चल रहे हैं, जितने टाइम्स आप पीरियड कम करोगे उतने टाइम्स फ्रीक्वेंसी क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है। तो इस तरह से रिलेटेड है फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड, इनवर्स से रिलेटेड है। टाइम पीरियड कम करोगे फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बढ़ते जाएगी। फ्रीक्वेंसी का मीनिंग होता है 1 सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन या रोटेशन वो कंप्लीट कर रहा है ये, जबकि पीरियड का मतलब क्या हो रहा है, कितना टाइम लगेगा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में। ठीक है, तो इसका यूनिट आता है सेकंड इनवर्स, क्योंकि 1/t है तो उसका यूनिट क्या आएगा, सेकंड इनवर्स। तो उसी से अभी हम ये फॉर्मूला डिफाइन कर रहे हैं। ये फॉर्मूला क्या होगा, चलो समझ लेते हैं। एंगुलर वेलोसिटी, तो ये वेलोसिटी का फॉर्मूला हम प्रीवियस से ही पढ़ रहे हैं। वेलोसिटी मतलब क्या होता है, तो वेलोसिटी का बेसिक फॉर्मूला हमें पता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ये वेलोसिटी या स्पीड का फॉर्मूला है। एंगुलर मोशन में हम इसको कैसे अप्लाई कर देंगे, देखो मान लो कि आपका ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से एक सर्कल कंप्लीट कर रहा है। एक सर्कल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। पीरियोडिक मोशन में हम इसको क्या डिनोट करते हैं, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, टी से डिनोट करेंगे। एक सर्कल कंप्लीट करना मतलब कितना एंगल होगा, तो एंगल आपको क्या बताना है, 360 डिग्रीज। अब यहां पे हम एक यूनिट यूज कर रहे हैं जिसको हम कह रहे हैं 360 डिग्रीज मतलब होता है 2 पाई रेडियंस, और ये रेडियंस ही है एसआई यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। क्या यूज करेंगे हम, 360 डिग्रीज मतलब कितना होता है, 2 पाई रेडियंस, कुछ इस तरह से लिखा जाता है। तो मुझे बताना है अगर मेरा ऑब्जेक्ट एक सर्कल कंप्लीट कर रहा है तो कितना चला हो, डिस्टेंस कितना है, 2 पाई, और उसको एक सर्कल कंप्लीट करने में टाइम कितना लग रहा है,
तो वही है पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। तो यहां से मेरा ओमेगा का फॉर्मूला आ जाएगा एंगुलर वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम या फिर 2π/t। और मुझे पता है 1/t को मैं क्या लिख सकता, ईटा लिख सकता, फ्रीक्वेंसी लिख सकता। तो यहाँ पे ओमेगा का नया फॉर्मूला आ गया, क्या है 2π ईटा, या आप इसको पढ़ सकते हो 2πn। ये ओमेगा का नया फॉर्मूला है। नेक्स्ट चीज हमें पढ़नी है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम जान लेते हैं, एक तो वेलोसिटी की डायरेक्शन यहाँ पे फाइंड कर लेंगे, और दूसरा एक्सेलरेशन कैसा होना चाहिए उसकी डायरेक्शन के बारे में भी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करने के लिए जो एक्सेलरेशन की जरूरत होती है उसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या फिर रेडियल एक्सेलरेशन। अभी देखो, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर मुझे बतानी है तो हम वो मोस्टली सेंटर के रिस्पेक्ट में बताते हैं। जैसे यहाँ पे ये पोजीशन बताने के लिए हमने एक एरो यहाँ पे ड्रॉ किया है। मेरा ऑब्जेक्ट कुछ यहाँ पे रखा है और ये एरो क्या बता रहा है, सेंटर से इस तरफ ये मेरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है, फिलहाल तो r डिस्टेंस पे रखा हुआ है और r डिस्टेंस पे ही घूम रहा है वो। तो अभी इसकी पोजीशन जो है ये क्या हो गया, एक वेक्टर हो गया, एक रेडियस से बता रहे हैं हम, तो इसको हम कहते हैं रेडियस वेक्टर, जो कि डायरेक्शन के साथ बता रहे हैं। अभी एक्सेलरेशन जो होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होगा वो कैसा होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा रेडियल पोजीशन के। ये जो भी मेरा रेडियस वेक्टर है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे मान लो और जब इस तरह से घूम रही थी तो उसका पोजीशन, जैसे मान लो अर्थ यहाँ पे है, उसका पोजीशन किस तरफ बताऊंगा, इस तरफ, और उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स किस तरफ लग रहा है, अंदर के डायरेक्शन में। यहाँ पे देख सकते हो रेडियल पोजीशन इधर है, रेडियस वेक्टर इधर है, जबकि एक्सेलरेशन इस तरफ लग रहा है, और उस एक्सेलरेशन की वजह से क्या हो रहा है, सर्कुलर मोशन हो रहा है। तो यहाँ पे उसका फॉर्मूला देख सकते हो, रेडियल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है ओमेगा स्क्वायर r। और क्योंकि मुझे अपोजिट डायरेक्शन बताना है, किसके अपोजिट, r के अपोजिट, तो यहाँ पे मैंने एक माइनस साइन लगा दिया है। तो माइनस साइन क्या बता रहा है, मेरा मैग्नीट्यूड तो आपको समझ में आ गया, रेडियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड ओमेगा स्क्वायर r होगा। डायरेक्शन कैसे होगा, r वेक्टर के अपोजिट, माइनस डायरेक्शन में। तो ये अवे फ्रॉम द सेंटर है, r वेक्टर कैसा है, अवे फ्रॉम द सेंटर। तो ये रेडियल एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा, टूवर्ड्स सेंटर। अब इसका अलग अलग फॉर्मूला आप निकाल सकते हो। अलग अलग फॉर्मूला क्या हो सकता है उसके, तो मैग्नीट्यूड हम कंपेयर कर रहे हैं फिलहाल, डायरेक्शन छोड़ के। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो सकता है v²/r या फिर v ओमेगा, या फिर इसको हम कह सकते हैं ओमेगा स्क्वायर r। ये सारे फॉर्मूला डिराइव करने में हमने वो जो फॉर्मूला यूज किया है वो, और एक फॉर्मूला ये है v = ओमेगा r, जो अपन ने प्रीवियस पार्ट में पढ़ा था, ओमेगा क्रॉस r, तो ओमेगा इंटू r, ये फॉर्मूला का हमने यहाँ पे यूज किया है। और इस तरह से इस एक फॉर्मूले से हम 3 फॉर्मूले लेके आ गए। अभी इस केस में ये जो मेरा ऑब्जेक्ट होगा इसकी वेलोसिटी, जैसे मान लो मैंने पहले क्या कर दिया, धागे से बांध के कुछ इस तरह से घुमा रहा हूं मैं, फिर सर्कल में घूम रहा है, पर धागा टूट गया। जब मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे आया, इस पोजीशन पे आया, धागा टूट गया, तो किधर जाके गिरेगा। तो उसके लिए हम यूज करेंगे ये सेम फॉर्मूला, इसको वेक्टर के टर्म्स में लिखेंगे, वेलोसिटी इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस r। इसको वेक्टर मल्टीप्लाई करेंगे और इसी को हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, इसके वेलोसिटी की डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड सब पता चलेगा। फिलहाल यहाँ पे सिर्फ हम डायरेक्शन फाइंड करने की कोशिश करते हैं। चलो तो पहले तो फाइंड करते हैं ओमेगा की डायरेक्शन। ओमेगा की डायरेक्शन क्या होगी, तो यहाँ पे मैं एरो से बता रहा हूं आपको कि मेरा ऑब्जेक्ट किस तरह से घूम रहा है, तो ये इस सर्कल में कुछ ऐसे घूम रहा है। तो ओमेगा की डायरेक्शन क्या है, यहां बाहर स्क्रीन की तरफ। तो ये ओमेगा की डायरेक्शन जो कि बाहर है, बोर्ड से बाहर निकल रहा है ओमेगा, उसको हम कैसे डिनोट कर रहे हैं, ऐसे। अगर मान लो डायरेक्शन ऐसे होती ना तो इसको कुछ इस तरह से डिनोट किया जाता है, क्रॉस से। क्रॉस मतलब क्या होता है, बोर्ड के अंदर। डॉट मतलब क्या होता है, बोर्ड से बाहर आता हुआ। तो यहाँ पे ओमेगा की डायरेक्शन तो ये है, और रेडियस वेक्टर आपको दिख रहा है इस डायरेक्शन में। तो क्रॉस प्रोडक्ट जब हम कर रहे हैं तो उसकी डायरेक्शन बता सकते हैं। वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, ओमेगा क्रॉस r की डायरेक्शन होगी। तो पहले तो हम ये करेंगे, अपने फिंगर्स को ओमेगा की डायरेक्शन में लेके जाएंगे और उसके बाद में उनको कर्ल करेंगे, किस डायरेक्शन में, रेडियल वेक्टर के डायरेक्शन में। रेडियस वेक्टर के डायरेक्शन में कर्ल करेंगे तो ये ओमेगा है मेरा, और टर्न कर दिया मैंने r की तरफ। तो ये जो डायरेक्शन होगी ये क्या कहलाएगी, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। तो यहां पे जब मेरा ऑब्जेक्ट होगा उसकी वेलोसिटी कुछ इस तरफ आएगी। तो आप देख सकते हो ये वेलोसिटी कैसे लग रही है आपको। तो इसको हम क्या कहते हैं, ऐसी लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच कर रही है उसे हम कहते हैं टेंजेंट।
इसलिए कहते हैं ये वेलोसिटी जो होगी कैसी होगी, टेंजेंशियल होगी। इसका मतलब अगर धागे से मैं इस ऑब्जेक्ट को घुमा रहा हूं और धागा अगर टूट जाए तो मेरा ऑब्जेक्ट किधर जाएगा, इधर ऐसा सीधा चले जाएगा। उस केस में हम ग्रेविटेशनल फोर्स या एयर रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट कर रहे हैं। तो इस केस में अगर इस तरह से घूम रहा है और यहाँ पे आके धागा टूट जाए तो कैसे जाएगा मेरा ऑब्जेक्ट, ऐसे जाएगा। अगर यहाँ पे आके धागा टूट जाए तो मेरा ऑब्जेक्ट कैसे फ्लाई आउट करेगा, ऐसे जाएगा, बिल्कुल टेंजेंशियल डायरेक्शन में वो चले जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे हम क्रॉस प्रोडक्ट, ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं है, ये क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट। और इसका मैग्नीट्यूड हम कैसे लिखते हैं, तो इसका मैग्नीट्यूड आता है आर ओमेगा साइन थीटा। यहाँ पे साइन बताना होता है, जैसे डॉट प्रोडक्ट जो होता है उसमें कॉस यूज करते हैं हम, यहाँ पे साइन थीटा इस्तेमाल करते हैं, ओमेगा इंटू आर साइन थीटा। अब मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि ओमेगा इधर है और रेडियल वेक्टर इधर है, ये कैसे है एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, तो साइन थीटा कितना होगा, साइन 90 होगा और साइन 90 1 होता है। इसलिए यहाँ पे साइन 90 की वैल्यू 1 होने की वजह से मैंने यहाँ पे नहीं लिखी है। अगर कुछ और एंगल होता तो हमें यहाँ पे साइन 30 साइन 60 लिखना पड़ता। तो इसका आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जब क्रॉस प्रोडक्ट है, दो वेक्टर्स का ऐसे क्रॉस करके बताया है, तो उस केस में उसका मैग्नीट्यूड होता है a इंटू बी साइन थीटा। डायरेक्शन कैसे बताएंगे वो वापस से राइट हैंड थंब रूल से हम यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट केस है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अभी देखो ये वाला जो केस था ये कैसा था, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब स्पीड क्या थी मेरे ऑब्जेक्ट की, सेम स्पीड से चल रहा था, स्पीड चेंज नहीं हो रही है, तो उसको हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। ऐसे चल रहा है, सेम स्पीड से चल रहा है। जैसे मान लो आपने फैन स्टार्ट कर दिया और उसको 5 मिनट के बाद जाके ऑब्जर्व कर रहे हो, तो क्या होगा, उसकी स्पीड कांस्टेंट स्पीड से चल रहा होगा। ये वो पहला वाला केस है। पर ये दूसरा केस नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसका मतलब क्या हो सकता है, मान लो आपने फैन स्टार्ट किया, जस्ट स्टार्ट किया और उसको देख रहे हो आप, तो क्या दिखेगा आपको, जैसे जैसे टाइम जाएगा वैसे वैसे उसकी स्पीड क्या हो रही है, बढ़ते जा रही है। अब स्पीड का बढ़ना किसकी वजह से आता है, तो एक्सेलरेशन होगा। कौन सा एक्सेलरेशन होगा, तो इस केस में हम यहाँ पे दो एक्सेलरेशन बताते हैं, पर फिलहाल यहाँ पे हम सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन के केस में चला रहे हैं उसको। एक एक्सेलरेशन में हम कंबाइंड इफेक्ट बता रहे हैं। वैसे तो इसके दो पार्ट किए जा सकते हैं, एक रेडियल एक्सेलरेशन होगा और ये वाला जो है ये रेडियल एक्सेलरेशन है, दूसरा क्या होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इस डायरेक्शन में, टेंजेंट की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो सकता है। तो चलो फिलहाल अभी हम कंबाइन करके एक ही इसमें बता रहे हैं। मान लो एक्सेलरेशन का कुछ डायरेक्शन है, तो अभी मेरा ऑब्जेक्ट जो है इनिशियली कुछ ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है और ऐसे घूम रहा है, तो उसका ओमेगा कैसे बताऊंगा, कुछ इस तरीके से। अगर एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में होगा तो उसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। तो फैन के केस में ऐसे ही होता है। मान लो इनिशियली आपका फैन ऐसे घूम रहा था, ऐसे, और करंट क्या कर रहा है, उसको फोर्स लगा रहा है, और उस फोर्स की वजह से क्या हो रहा है, वो एक्सेलरेट हो रहा है। एक्सेलरेशन भी अगर इसी डायरेक्शन में होगा ना तो उसकी स्पीड क्या होती है, बढ़ती है। पर मान लो केस कुछ उल्टा है, मेरा ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा है पर एक्सेलरेशन नीचे की डायरेक्शन में, उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में उसकी स्पीड कम होगी। तो ये आपको तब ऑब्जर्व करने को मिलेगा जब आप फैन की बटन, पहले तो फैन आपका स्पीड में आ गया, आपने स्विच ऑफ कर दिया, फिर क्या होगा, उसका स्पीड कम होते जाएगा, और उस केस में जो भी एक्सेलरेशन होगा वो ओमेगा से उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। अभी एक्सेलरेशन लाने के लिए हमने पढ़ा था क्या चाहिए, तो एक्सेलरेशन लाने के लिए हमें पता है फोर्स चाहिए। ये फॉर्मूला आप पढ़ चुके होंगे, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। जितना ज्यादा फोर्स होता है एक्सेलरेशन उतना ज्यादा होता है। इस केस में सर्कुलर मोशन में हम फोर्स नहीं पढ़ते फॉर्मूला, फोर्स की जगह पे क्या ला लेते हैं, तो एक नई टर्म पढ़ेंगे जिसको हम कहेंगे टॉर्क। आप टॉर्क को सर्कुलर मोशन का फोर्स समझ सकते हो। ज्यादा टॉर्क मतलब ज्यादा एक्सेलरेशन, ज्यादा एंगुलर एक्सेलरेशन। ज्यादा फोर्स मतलब ज्यादा लीनियर एक्सेलरेशन, ज्यादा टॉर्क मतलब ज्यादा एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इसको आप आगे के पार्ट में पढ़ोगे, टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा, ये फॉर्मूला को आगे के पार्ट में पढ़ोगे। आई फिलहाल यहाँ पे मास का काम कर रहा है और अल्फा एक्सेलरेशन का काम कर रहा है। उसी तरह से ये टॉर्क जो है ये फोर्स का काम कर रहा है। तो ये सारी चीजें, ये लीनियर वाली चीजें और ये सारी सर्कुलर मोशन वाली चीजें हैं। तो इस तरह से कंपेयर करके हमने यहाँ पे ये फाइंड कर लिया है। तो टॉर्क भी क्या हो जाएगी, ये टॉर्क जो है ना ये भी क्या हो जाएगा, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी, इसमें भी डायरेक्शन होगा। तो इन स्टेटमेंट्स को पढ़ लेते हैं। फॉर इंक्रीजिंग ओमेगा अल्फा इज अलोंग ओमेगा, ठीक है। अगर एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है इसका मतलब अल्फा क्या है, ओमेगा के अलोंग है।
फॉर डिक्रीजिंग स्पीड अल्फा इज अपोजिट टू ओमेगा। स्पीड अगर कम हो रही है, ओमेगा कम हो रहा है, इसका मतलब अल्फा क्या है, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ ओमेगा है। तो इसके बाद अभी लास्ट पार्ट हमें करना है जिसमें हम फर्स्ट न्यूमेरिकल, इस चैप्टर का फर्स्ट न्यूमेरिकल वो अटेम्प्ट करेंगे। तो हमें सॉल्व करना है एग्जांपल 1 पेज नंबर 2 से। अ फैन इज रोटेटिंग एट 90 rpm, इट इज देन स्विच्ड ऑफ, इट स्टॉप्स आफ्टर 21 रिवॉल्यूशंस, कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय इट टू स्टॉप अज्यूमिंग दैट फ्रिक्शनल टॉर्क इज कांस्टेंट। तो इस क्वेश्चन में गिवन डाटा कुछ इस तरह से है कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, तो वो 90 rpm रोटेशन पर मिनट। अब ये जो वेलोसिटी है, अगर पल्सर गाड़ी होगी किसी के पास तो पल्सर गाड़ी पे आपने मीटर में देखा होगा, वो इंजन का स्पीड बताता है, आरपीएम में बताया जाता है। पर अभी ओमेगा नॉट का जो यूनिट होता है या एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट होता है वो होना चाहिए रेडियंस पर सेकंड, ये उसका यूनिट होना चाहिए। तो हमें 90 रोटेशन पर मिनट को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, रेडियंस पर सेकंड में। तो इसके लिए एक बेसिक चीज समझ लेते हैं, 1 रोटेशन या फिर 1 रिवॉल्यूशन आप कह सकते हो, कितना होता है 360 डिग्रीज, और वो कितना होगा 2 पाई रेडियंस इतना होता है। तो यहाँ पे हमें कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। थीटा को मैं अलग से लिख देता, थीटा इक्वल्स टू 21 रिवॉल्यूशन। तो इसको कन्वर्ट करना है मुझे किसमें, रेडियंस पर सेकंड में। तो कैसे कन्वर्ट करूँ, तो ये 90 नंबर लिख दिया मैंने जैसा कि वैसे। ये क्या है, रोटेशन। रोटेशन का मतलब क्या होगा, एक कंप्लीट सर्कल, उसका मतलब क्या होगा 2 पाई। तो मैं रोटेशन की जगह पे डायरेक्टली 2 पाई लिख दिया। और कितने टाइम में, पर मिनट में, तो डिवाइडेड बाय 1 मिनट। 1 मिनट मतलब कितना होता है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1 मिनट की जगह पे 60 सेकंड्स। तो ये यूनिट मेरा हो गया रेडियंस, ये हो गया सेकंड्स। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा वही हमारा ओमेगा नॉट होगा। तो 92 सा कितना होगा 180, 180 डिवाइड बाय 3 कितना होगा, 180 डिवाइड बाय 60 कितना होगा, तो 3 पाई रेडियंस पर सेकंड। ये मेरी एक्चुअल ओमेगा नॉट की वैल्यू है। और वैसे ही क्या बोल रहा है वो, 21 रिवॉल्यूशन के बाद मेरा फैन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। फाइनल वैल्यू कितनी है वेलोसिटी की, तो वो 0 रेडियंस पर सेकंड। उसके बाद यहाँ पे वो बोल रहा है कि, तो ये आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है, यहाँ पे वो बता रहा है कि कितने रिवॉल्यूशन खत्म करके हो जाएगा वो, तो 21 रिवॉल्यूशन। 21 रिवॉल्यूशन मतलब क्या होगा, कितने रेडियंस होगा, तो 21 को मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 2 पाई से, तो कितना होगा 42 पाई रेडियंस। इतना मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा, उसके बाद ही मेरा फैन रुकेगा। फिर उसके बाद और एक चीज़ बता रहा है कि टॉर्क कांस्टेंट है। ये तो टॉर्क क्या चीज़ है, टॉर्क मतलब अपन ने लीनियर मोशन में जो फोर्स पढ़ा है उसी के एनालॉगस है टॉर्क, उसी के जैसा है टॉर्क। तो जब भी फोर्स कांस्टेंट होता है तो क्या कांस्टेंट होता है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। यहाँ पे टॉर्क कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा कांस्टेंट होगा। तो ये चीज मुझे समझ में आ गई कि अल्फा कांस्टेंट है। कितना चल रहा है रुकने से पहले, 42 पाई रेडियंस चल रहा है। और फिर मुझे ओमेगा नॉट, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 3 पाई रेडियंस पर सेकंड थी, फाइनल वेलोसिटी कितनी थी 0, रुक गया। टाइम कितना लग रहा है ये मुझे फाइंड करना है। तो देखते हैं पहले, तो टाइम निकालने के पहले तो देखो ये गिवन डाटा कहाँ पे यूज कर सकता हूँ, कौन से इक्वेशन में यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ से सॉल्यूशन की हम शुरुआत करते हैं। पहला फॉर्मूला तो हम यूज कर सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 अल्फा थीटा। देखो ये इंफॉर्मेशन मैं इस फॉर्मूला में यूज करूँ तो एक एक्स्ट्रा डाटा मैं निकाल सकता हूँ, डायरेक्टली टाइम नहीं निकलेगा। यहाँ पे मुझे पहले तो अल्फा निकालना पड़ेगा। तो चलो अल्फा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ओमेगा कितना है 0 माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर मतलब कितना होगा 3 पाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2, अल्फा की वैल्यू मुझे पता नहीं है उसको ढूंढ लेंगे, थीटा कितना है इंटू 42 पाई। अल्फा कैलकुलेट करने के लिए क्या करूँ, तो अल्फा इक्वल्स टू माइनस 3 का स्क्वायर कितना होगा, तो यहाँ पे मैं लिख रहा सिर्फ 3 इंटू 3 इंटू पाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 42 पाई। कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो, वरना एग्जैक्ट कैलकुलेशन अभी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये पाई और ये पाई कैंसिल हुआ, एक एक पाई कैंसिल कर दिए। वैसे ही 3 के टेबल में 42 आएगा क्या, तो कितना आएगा, तो 10 प्लस 4, 14 जा, ये 1 जा, ये 14 जा। तो चलो इसकी वैल्यू देखते कितनी आई, माइनस साइन के साथ 3 पाई डिवाइडेड बाय 2 इंटू 14, ये अल्फा की वैल्यू निकले। अब मैं कौन सा इक्वेशन इस्तेमाल करूं जिससे मुझे टाइम मिल जाए,
कौन सा इक्वेशन इस्तेमाल कर सकते हैं? तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या लिखेंगे उसको? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब चेंज करके लिख देता मैं इसको, ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ओमेगा की वैल्यू कितनी है? फाइनल वेलोसिटी 0। ओमेगा नॉट कितना है? तो 3 पाई प्लस अल्फा कितना है? माइनस 3 पाई बाय 2 इंटू 14। मैं कैलकुलेशंस अवॉइड करने की कोशिश कर रहा हूँ इसलिए ऐसा लिखा है, क्या पता शायद आगे जाके कुछ कैंसिल हो जाए। इंटू टी, ये वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, टी की वैल्यू। इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये वाली टर्म देखो माइनस साइन के साथ है, पूरी की पूरी यहाँ पे इसको माइनस साइन है, तो ये पूरी टर्म मैं इस साइड लेके आ जाता। क्या मिल रहा है मुझे? तो यहाँ पे देखेंगे माइनस 3 पाई बाय 2 इंटू 14 टी इक्वल्स टू कितना आ रहा है? ये वैल्यू आ रही 3 पाई के बराबर। अब ये सारी चीज़ें, सॉरी इधर मैंने इधर से इधर लेके आया तो माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है? टी निकालना है। तो ये सारी चीज़ें उस साइड भेज दूँ। टी की वैल्यू कितनी होगी? 3 पाई इंटू 2 इंटू 14 डिवाइडेड बाय 3 पाई। क्या कैंसिल हो रहा है? 3 और 3 कैंसिल, पाई और पाई कैंसिल। टी की वैल्यू कितनी आ रही है? 28। और यूनिट क्या बताएंगे इसका? तो इसका यूनिट होगा सेकंड्स। तो इस तरह से हमने यहाँ पे पेज नंबर 1 और 2 से बेसिक्स भी देख लिए और एग्जाम्पल 1 को भी हमने सॉल्व कर लिया। थैंक यू।